नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है जी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, कि गॉसेस लॉ को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फ्लक्स ही फाइंड करना है ना हमने, तो उसके 3 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका कौन सा हमने पढ़ा था जी, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ रखा है जी। पहला तरीक़ेकार है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि किसी सरफेस में से जितनी लाइंस पास कर रही होती हैं दैट इज़ कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। दूसरा तरीक़ेकार हमने ये सीखा था, हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए यहाँ पर एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू फ्लक्स। तीसरा तरीक़ेकार हमने पढ़ा जी गॉस लॉ में, हमने ये पढ़ा था कि आपने अगर किसी सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। मैं दोनों फार्मूले आपके लिए लिख लेता हूँ। एक आपने फार्मूला पढ़ रखा है जी गॉसेस लॉ से, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ठीक होगा। और आप इसको चाहें तो Q/ε0 लिख दें, ज़रूरी नहीं है उसको आपने अलग अलग लिखना है, तो आप सिंपल यूँ लिख रहे हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। गॉसेस लॉ में हमने इस Q को कैपिटल में लिखा था क्योंकि एक से ज़्यादा चार्जेस थे तो उनको हमने कलेक्टिवली लिखा था, तो हमने कैपिटल Q कह दिया था। वरना एक चार्ज है या जो भी स्टेशनरी चार्ज है उसके लिए हम स्मॉल q यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब हमने एक ऐसी सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, जो पहली एप्लीकेशन है वो हॉलो स्फीयर है और उसके बाहर चार्ज। कैसे बच्चों, ये हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के बाहर चार्ज पॉजिटिव। आपने इस सरफेस का फ्लक्स बताना है कि कितना। अब हम अपनी आसानी के लिए इस सरफेस के अंदर एक सरफेस बना लेते हैं। अब वो जो सरफेस है उसको हम बनाते हैं डॉटेड। क्यों बना रहे हैं उसकी रीज़न, असल में हमने जो फ्लक्स फाइंड करना है वो हमने फ्लक्स इस पूरे का करना है, तो जितना फ्लक्स अंदर होगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी होगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने ये बात पढ़ रखी है कि अगर आपके पास कोई अनइवन शेप थी तो इसके अंदर आप एक स्फीयर ड्रॉ कर रहे थे, सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, जितना फ्लक्स इस सरफेस का होगा उतना ही फ्लक्स इसका होगा, जबकि चार्ज कहाँ पर होगा, दरमियान में होगा। तो अगर हम इस सिचुएशन से हटकर यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर भी यूँ ही किया। ये वो सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज हमने रखा हुआ है और उसके दरमियान में हमने एक सरफेस ड्रॉ कर ली है और इस सरफेस को हम नाम देते होते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग है ना, तो इसको हम नाम देते हैं जी गॉसियन सरफेस। बुक के अकॉर्डिंग इस सरफेस का जो सेंटर से रेडियस है दैट इज r डैश, और ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस है r, और एक चीज़ बड़ी क्लियर है r इज ग्रेटर देन r प्राइम, r डैश या r प्राइम एक ही बात। नेक्स्ट बच्चों, अब हम अगर बात करें जितना फ्लक्स इसका होगा उतना ही उसका होगा ना, तो मैं इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करूं तो कितना आएगा मेरे पास, इट विल बी 0। इस सरफेस का फ्लक्स 0 है, उसकी वजह ये है कि गॉस लॉ की एक कंडीशन याद करें कि चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस। क्या चार्ज इस सरफेस के अंदर है, इसके तो छोड़े वो इस सरफेस के अंदर भी नहीं है। जब चार्ज सरफेस के अंदर ही नहीं है देन फ्लक्स विल बी 0। तो आप इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सर्कल। अब अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है सर, मान लिया चार्ज 0, लेकिन आप ये बात क्लियर करें कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास कर ही रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एंटर नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि आपने चार्ज रखा है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बिल्कुल सामने ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर होने की कोशिश करेगी उधर से रिपेल होगी, तो ये इधर से बाहर, यहाँ पर भी कोई लाइन कट नहीं करेगी। जब टोटल इफेक्ट आपस में कैंसल आउट हो गया तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। तो बच्चों
यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0। अब हम ये बात तो कह सकते हैं ना कि अगर ये 0 है तो ये दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर 0 ही आना चाहिए ना। अगर पहले फॉर्मूले से Q ओवर एप्सिलॉन नॉट से आप 0 लिख रहे हैं तो जिस मर्जी तरीकेकार से फाइंड कर लें। 3 तरीकेकार हैं। पहला लाइंस की तादाद, वो मैंने आपको बता दी कि लाइन एंटर ही नहीं हो पाएगी सरफेस के अंदर। क्यों? क्योंकि हर तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। रही बात दूसरे फार्मूले की, तो दूसरा फार्मूला इसलिए 0 आप लिख रहे हैं क्योंकि ये गॉसेस लॉ की कंडीशन में से है कि चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस, और जब चार्ज ही उसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब फ्लक्स कितना होगा 0। तो अगर इन से 0 है तो इसका मतलब यहाँ से भी अगर आप फाइंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो बच्चों एक बात तो बड़ी क्लियर है, एक बात तो ये क्लियर है कि अगर आप लिखें E डॉट डेल्टा A इज इक्वल टू 0, अब या तो E 0 होगा या फिर A 0 होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा या तो E 0 हो या फिर A 0, एरिया वेक्टर शुड बी 0 और E शुड बी 0। अब इतनी बड़ी सरफेस है, वो देखने से हमें पता लग रहा है उसका एरिया 0 है क्या? नो। तो इसका मतलब एरिया तो 0 होने से रहा, तो फिर 0 कौन सी चीज़ है? E 0। मैथ्स में आप वो करते हैं ना प्रूफ, क्या आप लिखते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप यही यूज़ करते हैं ना, इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर इसको आप आगे सॉल्व करते हैं। तो सेम वही सिचुएशन हमने यूज़ की, या तो E 0 होगा या फिर A 0 होगा। A 0 नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बड़ी सरफेस है हमें नज़र आ रही है, उसका एरिया है। अगर A 0 नहीं है तो 0 कौन है? E। और E को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने शुरू पर ही प्रूव कर दिया था अपने कॉन्सेप्ट से ही कि E अंदर 0 होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के हर साइड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। जब सर पूरे के पूरे को वो रिपेल करेगा तो इनसाइड जो सर्कल की सिचुएशन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, सो द फ्लक्स विल बी 0। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने प्रूफ कर दी गॉस लॉ को यूज़ करते हुए कि इनसाइड उसकी सिचुएशन क्या होगी। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर एक दूसरी है कंडीशन, दूसरी एप्लीकेशन में यूँ है कि हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज से मुराद यूँ समझ लें कि आपके पास एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर आपने चार्ज स्प्रेड किया हुआ है यूनिफॉर्म। अब आपने उस सरफेस का आपने बताना है फ्लक्स कितना होगा, ठीक हो गया? उस सरफेस के ऊपर दोनों तरफ यूनिफॉर्मली आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उस सरफेस का आपने बताना है फ्लक्स कितना होगा। मैं आपके लिए वो सरफेस ड्रॉ करता हूँ। सपोज आपके लिए वो सरफेस कुछ यूँ है कि ये आपके पास एक शीट है, ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर आप यूं कर लें जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है पूरी की पूरी शीट के ऊपर, और आपने फाइंड करके बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है इस केस में भी कि इस पूरी शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। और बच्चों एक चीज़ और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज़ चार्ज डेंसिटी, ठीक है? उसको पहले आपके लिए क्लियर कर दें। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में न्यू आ रहा है दैट इज़ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन, तो चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है जी चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया से क्या मुराद है? हमारे पास लेट्स सपोज एक शीट है जी 10 मीटर स्क्वायर की, ठीक होगा? उस 10 मीटर स्क्वायर की शीट के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लेट्स से 20 कूलम्स। अब अगर आपने इस सरफेस की फ्लक्स डेंसिटी निकालनी हो तो वो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज के ऊपर आप डिवाइड किसको कर देंगे? एरिया को, कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना चार्ज होगा। इट्स ऑब्वियस, 10 के ऊपर कितना है? 20, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा? 2 कूल। तो इस सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 कूलम, ठीक हो गया, पर मीटर स्क्वायर। आगे जब यूनिट प्रूफ करेंगे तब हम यूनिट उसके लिख लेंगे।
कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद इसके लिए जो हम सिंबल बच्चों यूज़ करते हैं दैट सिंबल इज सिग्मा। ये सिग्मा, अच्छा सिग्मा भी दो तरह का है ना, आपको पता है। एक सिग्मा यूज़ होता है समेशन के लिए, इसको हम कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। ये स्मॉलर सिग्मा है, जिस तरह हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट्स है ना ए और स्मॉल ए, सेम इसी तरह इनको भी हम यूज़ करते हैं। ये कैपिटल में सिग्मा यूज़ होता है और ये स्मॉल में सिग्मा यूज़ होता है। नेक्स्ट बच्चों इसमें फार्मूला इसका वो तो हमें डेफिनेशन से क्लियर है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज के ऊपर किसको डिवाइड करना है, एरिया को, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। और लास्ट चीज़ इसमें यूनिट, तो बच्चों आप इसका यूनिट कुछ यूँ लिखेंगे, सिग्मा चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको यूँ कह लें एम्पेयर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ रहे हैं इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर। अब इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने पूरी शीट के चार्ज की बात जब करेंगे तो हम यूनिट एरिया से डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा फिजिक्स में जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उन सबको हम यूनिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम वहाँ पर भी आपने पुट करना है। करंट की डेफिनेशन देख लें, चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। जब भी आप बात करेंगे यूनिट्स की तो हमेशा किस तरह निकाले जाते हैं, यूनिटी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने टोटल चार्ज की यहाँ पे अभी बात नहीं की, हमने किस चीज़ की बात की जी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, पूरी शीट नहीं यूज एज सच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बनाते हैं जी अपनी गशियन सरफेस। तो हम एक गशियन सरफेस कंसिडर करते हैं कि इसके दरमियान में एक रॉड है, ये शीट है ना, तो इस शीट में रॉड की जो आपने प्लेसमेंट है वो कुछ यूँ है कि आपने यूँ रॉड प्लेस किया हुआ है। इन्फिनिट शीट के दोनों तरफ चार्ज होगा, ऑब्वियसली वो जब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा तो हर तरफ आ जाएगा। तो चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर भी, चार्ज पॉजिटिव आप यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे। अब वो लाइन सारी की सारी वो सरफेस के अंदर आ गया ना चार्ज, अब वो लाइन इसको कट करेंगे। जब आप उसको कट करवा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्लक्स है वो डबल होगा, क्योंकि शीट के दोनों एंड्स को आपने देखना है। जब आप इसमें से गशियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इस रॉड को जब पास करेंगे तो इस तरफ भी और दूसरे एंड दोनों के ऊपर आप इसको कंसिडर करेंगे। जब दो सरफेसेस की बात आ जाएगी तो आपके लिए यही फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 2EA कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1, तो इसके ऊपर से ये वेक्टर कैप्स को हटा दें, सिर्फ वैल्यू की बात करें तो वैल्यू के केस में फाई इज इक्वल टू 2EA। 2EA क्यों लिखा जा रहा है, डबल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सरफेस के दोनों तरफ, शीट के दोनों तरफ की बात की जा रही है। नेक्स्ट बच्चों, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जितना आंसर इस फॉर्मूले से होगा उतना यहाँ से भी होगा, तो दोनों फॉर्मूले चूंकि फ्लक्स के हैं तो बाय कंपेयरिंग 1 और 2, अगर हम 1 और 2 को कंपेयर कर लें, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके पास आंसर कुछ यूँ होगा, 2EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं अगर Q के लिए वैल्यू निकालूं अपने फॉर्मूले चार्ज डेंसिटी से, तो Q के लिए फॉर्मूला कुछ यूँ होगा, Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक होगा ना, एरिया जाकर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड, और अगर उसको रिप्लेस करें तो बच्चों आपके लिए यही फॉर्मूला होगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट एरिया से कैंसिल, क्योंकि इस साइड पर राइट साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो अगर एरिया कैंसिल हो जाए तो नेक्स्ट हमारे पास यही फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, 2E इज इक्वल टू ए कैंसिल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, 2 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई, राइट साइड पर डिवाइड, सो E विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगी जी E की वैल्यू। यूज़ आपने क्या किया,
आपने गॉसेस लॉ से इसकी डेफिनेशन, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। और रही बात E एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसके लिए आर कैप यूज़ कर लें डायरेक्शन के लिए। तो E की कंप्लीट वैल्यू बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इस फॉर्मूले की हेडिंग आप दे दीजिएगा इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड, कि ये E का मैग्नीट्यूड है। और ये जो फॉर्मूला है इसको आपने लिख लेना है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू और कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये थी जी दूसरी एप्लीकेशन कि आपने एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर E की वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट इसमें तीसरी एप्लीकेशन है, और गॉस लॉ की जो तीसरी एप्लीकेशन है दैट इज़ अबाउट कि आपके पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, उन दो चार्ज प्लेट्स के ऊपर आपने एक सरफेस रख रखी है, आपने उस सरफेस के लिए फाइंड करके बताना है फ्लक्स E की वैल्यू कितनी है। अब ये ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी इस बात की। इन दो फार्मूलाज को मैं भी वैसे ही लिख रहा हूँ। ये फार्मूला हमारा EA है, और नेक्स्ट इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे आगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सरफेस चेंज हो गई, पहले इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज थी, अब थर्ड एप्लीकेशन है, और थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं दो चार्ज प्लेट्स को। अब वो कुछ यूँ है सिचुएशन, ये फर्स्ट चार्ज प्लेट है, इस फर्स्ट चार्ज प्लेट के ऊपर चार्ज है जी पॉजिटिव, और इसके दूसरी साइड पर इसके बिल्कुल सामने हमने एक रख रखी है प्लेट जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ये आ गई नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल कर किधर जाती हैं जी नेगेटिव की तरफ, वो अपसाइड डाउन होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेक्स्ट इसमें अब आपने क्या ड्रॉ करना है जी, नेक्स्ट इसके अंदर वो सरफेस ड्रॉ करनी है हमने जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों वो सरफेस यहाँ पर कुछ यूं पड़ी है, ये है वो सरफेस, कुछ यूं, ये है वो सरफेस। मैं उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजीली विजिबल हो आपको। अब इस सरफेस के लिए हमने पूरी की पूरी सरफेस के लिए हमने फ्लक्स फाइंड करना, E की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ कि किस तरह होगा। अब इस सरफेस को डील करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूँ है एक पॉजिटिव प्लेट, इसके नीचे एक नेगेटिव प्लेट, आपने पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को यूँ रखा है कि आधा ये ऑब्जेक्ट फील्ड के अंदर है, आधा ये ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ यूँ है कि कुछ पोर्शन उसका फील्ड के अंदर है, कुछ पोर्शन उसका फील्ड से बाहर है। मतलब इसका ये जो ऊपर वाला एंड है वो फील्ड से बाहर है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है और यहाँ से हाफ ये फील्ड के अंदर है। आपने अब इस पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो बच्चों उसको हम फाइंड करने के लिए कुछ यूँ करते हैं कि मैं इस कॉर्नर को नाम दे देता हूँ A, ये कॉर्नर हमारा हम कह लें लेट से B, ये कॉर्नर हमारा कोई है C, और ये हमारा कोई कॉर्नर हो गया जी D। अब टोटल कितनी साइड्स हो गई, 4 सरफेसेस हो गई। एक सरफेस हो गई AB, एक सरफेस हो गई BD, एक सरफेस हमारी हो जाएगी CD, और एक सरफेस हमारी हो जाएगी AC, AB, BD, CD, AC। अब चारों के लिए हम अलग अलग से वर्किंग करेंगे। पहले सरफेस पर आ जाए जी, पहली सरफेस मैं ले रहा हूँ जी 1 पे कंसिडर कर रहा हूँ मैं CD को। CD कहाँ पर है जी, CD को हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं नंबर 1 पे। अब मैं अगर साइड CD का फ्लक्स फाइंड करूँ तो साइड CD के लिए फ्लक्स की वैल्यू होगी
0। क्यों 0? बड़ा सिंपल सा केस है, फ्लक्स उस सरफेस का होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर आप मेजर करते हैं जहाँ पर कोई लाइन हो, जहाँ पर फील्ड लाइंस पहुँच रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुँच रही इस सरफेस की साइड पे। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से निकल कर किधर जा रही हैं? नेगेटिव। जब साइड सी डी में से लाइन ही नहीं पास कर रही, या यूं कहें जब वो फील्ड के अंदर ही नहीं है, तो उस साइड पर ई की वैल्यू कितनी होगी? 0। ई की वैल्यू 0। जब ई की वैल्यू 0, फ्लक्स विल बी 0। गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन कि अगर फील्ड से आप बाहर हो ना, तो बाहर वाली साइड पर ऑब्जेक्ट अंदर है, तब भी आपके लिए फ्लक्स कितना होता है? 0। और यहाँ पर तो वो फील्ड में ही नहीं है सिरे से। जब फील्ड में नहीं है तो साइड सी डी के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट आ जाए, दूसरी और तीसरी एट अ टाइम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सी ए और बी डी को। सी ए और बी डी और ए सी, इनको हम इकट्ठे ही सॉल्व कर रहे हैं। ए सी को 2 का नाम दिया और बी डी को हमने 3 का नाम दिया है, तो मैं इनमें से एक को सॉल्व करता हूँ प्रॉपर आपके लिए। बच्चों, अगर मैं साइड बात करूँ साइड ए सी की, तो इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होना चाहिए ई ए कॉज ऑफ एंगल थीटा। ठीक होगा? अब ये एंगल किस चीज़ के दरमियान था? ये एंगल क्लियरली हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के दरमियान में। तो चलिए उसकी सरफेस ए सी का एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ए है, ये साइड सी है। अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर इसके ऊपर 90 का एंगल है, तो ये लें जी, इसके ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। ये है एरिया वेक्टर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं अगर डायरेक्शन बनाऊं तो वो यूं बनती है कुछ, ई की डायरेक्शन। मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये ऊपर पॉजिटिव साइड है, नीचे साइड कौन सी है जी? नेगेटिव। अब अगर ई के और ए के दरमियान में एंगल देखें तो कितना बन रहा है? दैट इज 90 डिग्री। तो आप कॉस कितना पुट कर देंगे? 90। तो फ्लक्स ए सी इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90। कॉज 90 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा साइड ए सी का? साइड ए सी के लिए फ्लक्स 0। और जो फ्लक्स ए सी का है वही फ्लक्स किसका होगा जी? बी डी का। तो ए सी फ्लक्स ऑफ बी डी, ये दोनों आपस में एक जैसे ही सॉल्व होंगे और दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका भी 0 हो गया, इस साइड का भी 0 हो गया, सी डी का भी कितना है? 0। लास्ट साइड हमारी रह गई ए बी फील्ड के अंदर है, फ्लक्स तो होना चाहिए। दूसरा एरिया, अभी आपने एंगल भी उसको देखना है। तो बच्चों ये आ गई जी आपकी साइड ए, ये साइड आ गई बी। इस साइड का आप सबसे पहले ड्रॉ करें एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर बना लें, नीचे बना लें, डजेंट मैटर, एरिया वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें से निकलकर डाउनवर्ड ही आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है, डाउनवर्ड। ये ई के लिए लाइंस अब ड्रॉ हो रही हैं। दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? 0 डिग्री। दोनों पैरेलल हैं, वो भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं साइड ए बी का फ्लक्स फाइंड करूं तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए cos ऑफ एंगल 0 डिग्री। cos 0 1, वैल्यू पुट करें तो बच्चों फाई ए बी इज इक्वल टू ई ए। तो आपने इस सरफेस का फ्लक्स कितना निकाला है? ई ए। अब टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा जी? टोटल फ्लक्स इस पूरी सरफेस का, दैट विल बी इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ द सेकंड सरफेस। पहली थी जी ए बी, दूसरी थी बी डी, नेक्स्ट थी सी डी,
और फिर लास्ट वाली थी फ्लक्स ऑफ द लास्ट साइड दैट इज AC। फ्लक्स इज इक्वल टू AB का फ्लक्स आपने फाइंड किया EA, BD का आपने फ्लक्स फाइंड किया 0, CD भी 0 और AC भी कितना था 0। ये BD और AC दोनों का 0, BD और AC का, और CD का भी आपने कितना निकाला था जी हमने 0। अब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, फिर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू EA। तो अगर टोटल फ्लक्स EA और फ्लक्स का सिंपल फार्मूला गॉसेस लॉ से Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 आप यूँ लिख सकते हैं EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर E की वैल्यू निकालें तो E विल बी इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था Q किसके इक्वल था, अगर आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करें चार्ज डेंसिटी का तो सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, और यहाँ से Q इक्वल था सिग्मा इनटू A के। तो अगर हम Q की जगह रिप्लेस करें सिग्मा A तो Q की जगह रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा A ओवर A एप्सिलॉन नॉट। एरिया से कैंसिल, तो E के लिए आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, E के लिए फॉर्मूला कुछ यूँ आप लिख लेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड, और जब आप कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी आप इसके साथ क्या ऐड कर देंगे जी, आर कैप। तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन। अब देखें हमने गॉस लॉ के इस सिंपल फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की सरफेस आ जाए, चाहे वो हॉलो स्फीयर थी उसके बाहर चार्ज था, या एक इन्फिनिट शीट थी, या फिर इस तरह की सरफेस जिसमें कुछ हिस्से में से लाइंस पास कर रही हैं कुछ में से नहीं पास कर रही, हम उनमें से E की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों ये यूजेस हैं जी गॉसेस लॉ के, और ये था आज का हमारा टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन गॉस लॉ, जब भी आपसे लॉन्ग में पूछा जाए तो एट अ टाइम तीनों एप्लीकेशंस नहीं पूछी जाती, उनमें से कोई सी दो पूछी जाती हैं, या तो पहली दूसरी या पहली तीसरी। इकट्ठी दो ये दूसरी और तीसरी इसलिए नहीं दी जाती कि वो लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। फिर जो पहली एप्लीकेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह पूछा गया है कि अगर सरफेस के बाहर चार्ज हो तब उस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें आपने उसका क्लियर कट यही आंसर देना होता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स की ये कंडीशन है कि चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस। देखो ना यहाँ पर हमने इस साइड ए बी का सिर्फ फ्लक्स हमें मिला, क्यों? क्योंकि यही साइड उसके अंदर थी। साइड ए और सी में से लाइंस तो पास कर रही हैं, लेकिन लाइंस एरिया वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, और कॉस 90 0 हो जाता है। इस वजह से हमने उस साइड को भी कंसिडर नहीं किया। और अगर आप साइड सी डी को देखें तो वो तो फील्ड से बाहर थी। सेम इसी तरह फिर आपने उसको लिए किया इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए, दो फेसेस हैं तो दोनों के लिए अलग अलग, तो आपने वहाँ पर क्या पुट किया था 2EA, क्योंकि दो अलग अलग फेसेस की बात हो रही थी। अटेम्प्ट करते वक्त अक्सर बच्चों को देखा गया वो डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करते। डायग्राम अगर आप इसकी ड्रॉ नहीं करते तो इसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम होगी, प्रॉपर इलस्ट्रेशन होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप एरिया वेक्टर को और ई की लाइंस को आप बगैर मेंशन किए सॉल्व कर लें। मैंने बेसिक डायग्राम बनाई, फिर हर साइड को सॉल्व करते अलग अलग से मैंने आगे से उसके डायग्राम्स के पोर्शन निकाले बाय, ताकि जितनी अच्छी आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आपके उतने ज़्यादा मार्क्स गेन करने के मौके होंगे। ठीक है, तो इस पर वर्किंग कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।